जय हिंद साथियों। मैं पारस सर आज आप लोगों के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की मैक्सिमम चांस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, या फिर बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। आप सभी लोग अपना आंसर जल्दी से सिलेक्ट करें, क्या होगा। तो देखिए, समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? फ्रायड, युंग, मन या फिर आलपोर्ट। आप अपना आंसर सिलेक्ट करें, क्या होगा। तो देखिए, युंग महोदय ने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? युंग। ठीक है, 3 भागों में बांटा है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। आप अपना आंसर सेलेक्ट करें, क्या होगा। तो जो कोहलर हैं ये संबंधित हैं अधिगम के सिद्धांत से। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताएं कि कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था और अपना प्रयोग इन्होंने किस पर किया था। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या फिर समस्या समाधान। तो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का जो प्रयोग है वो किया जाता है सृजनात्मकता में सुधार हेतु। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आ जाते हैं, ध्यान आकर्षित होने में ब्लैंक की भूमिका होती है। बताना है ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या फिर उद्दीपन की सक्रियता। आप अपना आंसर चूज करें, यहाँ पर क्या होगा। तो ध्यान आकर्षित होने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है उद्दीपन की तीव्रता की। उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी तो ना चाहते हुए भी आपका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश में होता है। जो हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है वो कहाँ पर होता है? इदम में होता है, अहम में होता है, परअहम में होता है या फिर परिस्थितियों में होता है। आप अपना आंसर चूज करें, क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है परअहम में। प्रश्न क्रमांक और इसके साथ साथ ध्यान रखना, जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया है फ्रायड ने। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं, इनमें से किसका नाम सूजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एवं क्रो, गाल्टन, रॉस या फिर वुडवर्थ। आप अपना आंसर चूज करें, क्या होगा। तो सूजनन शास्त्र का पिता से नाम जुड़ा है किसका? गाल्टन का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, हाँ इसका ध्यान रखना भैया अनिवार्य होता है कि विद्यार्थियों का मानसिक स्तर कैसा है। व्यक्तिगत भेद, ये भी ज़रूरी है क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता अलग अलग होती हैं सभी में, तो इसका भी ध्यान रखना आवश्यक होता है।
और विषय की विशिष्ट प्रकृति, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। लेकिन ऑप्शन सी में क्या कहा गया है, अभिभावक की पृष्ठभूमि, तो इसका शिक्षण विधि का चयन करते समय ध्यान रखना आवश्यक नहीं होता है। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति, बोध, चिंतन या फिर वर्णन। आप अपना आंसर सिलेक्ट करें, अपना आंसर क्या होगा। तो देखिए शिक्षण के 3 स्तर हैं, स्मृति, बोध और चिंतन। लेकिन जो ऑप्शन डी में कहा गया है वर्णन, ये भैया शिक्षण का स्तर नहीं होता है। तो यही अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृक्ष क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है या फिर पारिस्थितिकीय के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। बताएं यहाँ पर आप लोग आंसर क्या होगा। तो यदि यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही थे। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था जो सीखना है वो एक संज्ञानात्मक संकार्य है। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना या फिर प्रत्यक्षणा संवेदना। आप अपना आंसर चूज करें, क्या होगा। देखिए साथियों, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा व्यक्तियों पर होने वाला जो प्रभाव होता है उसे ही कहा जाता है संवेदना। तो यहाँ पर देखिए छात्र है, उसे वो पढ़ रहा है और यदि किसी ने उसका नाम लेकर उसको बुलाया तो वो क्या करेगा, उसका जवाब देगा। तो वो किस माध्यम से देगा भैया, वो देगा ध्वनि संवेदना के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध हैं? पावलोव, बिने, चोम्स्की या फिर मैस्लो। आप लोग बताएं यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा। तो भाषा विकास से संबंधित हैं नोआम चोम्स्की। ऑप्शन सी इज राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? औपचारिक संक्रिया अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था या फिर संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो देखिए साथियों, हम जानते हैं पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं। पहली अवस्था होती है संवेदनात्मक गामक अवस्था होती है। पहली अवस्था होती है जो 2 से 7 वर्ष होती है और दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रिया अवस्था जो होती है जिसका समय होता है पहली अवस्था संवेदनात्मक गामक अवस्था होती है, इसका समय होता है 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसका समय होता है 2 से 7 वर्ष। और जो हमारी तीसरी अवस्था है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसका समय होता है 7 से 11 वर्ष। तो यहाँ बात हुई थी तीसरी अवस्था की, तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और चौथी होती है औपचारिक। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन या फिर अभिप्रेरणा। जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है ये बताना है किसके अनुकूलन पर बल देता है। तो भाई ये बल देता है व्यवहार के अनुकूलन पर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या फिर तत्परता का नियम। तो देखिए थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम बताए हैं और 5 बताए हैं गौड़ नियम। मुख्य नियम से मतलब क्या है, प्राथमिक नियम भी कह सकते हैं इनको। तो वो है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन ए में है भैया ये शामिल नहीं है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज इस क्लास में हमने
15 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को, जिसको बाल मनोविज्ञान भी कहते हैं। और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में दें आप लोग। और वीडियो क्लास कैसी लगी हमारी कमेंट करें। क्लास पसंद आई हो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में और भी नए नए वीडियो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।